गरीब बहू नहीं करेगी कोई काम। अरे विनीता सुनीता कहाँ चली गई तुम सब? ये कहते कहते सास अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा दोनों बहुएं मस्त टीवी देख रही थी। मैं तुम दोनों को कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सासू माँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग टीवी देख रहे हैं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जाओ कुछ खाना बना दो मेरे लिए। सासू माँ, अभी 2 घंटे पहले तो हम सबने नाश्ता किया है। बोल तो ऐसे रही हो जैसे नाश्ते में 56 भोग खिला दिए तुम लोगों ने। सिर्फ चाय पी थी हम लोगों ने, भूल गई क्या? देखो सासू माँ, हमें इस वक्त सीरियल देखना है, आप खुद ही बना लो। बेचारी उसकी सास खुद ही अपने लिए खाना बनाने लगी। रात में उसके तीनों बेटे अजय विजय विक्रम काम से घर लौटे। विनीता, आज भी खाना वाना नहीं बना क्या? क्या आज आप लोग होटल से खाना नहीं लाए क्या? भाभी, आज सारे होटल बंद थे, आज तो खाना आप दोनों को ही बनाना होगा। सही बात है, घर में 2 औरतें होने के बावजूद हमें हर रोज बाहर से खाना लाना पड़ता है। धिक्कार है हम पर, इससे अच्छा तो हम शादी ही नहीं करते। सही कह रहे हो बेटा। ठीक है सासू माँ, बार बार हमें ताने मत मारा करो। चलो दीदी, आज हम लोग खाना बना ही लेते हैं, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। इतना बोलकर देवरानी जेठानी खाना बनाने चली गई। इधर तीनों बेटों ने अपनी माँ से कहा, माँ, सारे होटल खुले थे, हमने जानबूझकर झूठ बोला। कब तक हम बाहर का खाना खाते रहेंगे? हाँ बच्चों, मुझे सब पता है, लेकिन ये झूठ आखिर कब तक चलेगा? अरे माँ, कम से कम आज तो हमें घर का खाना खाने को मिलेगा, बात की बात में देखी जाएगी। खैर, काफी देर बाद वो दोनों खाना बना कर लाई, लेकिन खाना खाते ये कैसा खाना बना दिया तुम लोगों ने? दाल में नमक नहीं है और सब्जी में नमक ज्यादा कर दी है, रोटियां भी जली हुई हैं। अरे जब 2-3 साल में एक बार खाना बनाएंगी ये दोनों, तो खाना ऐसा ही बनेगा। देखिए, बड़ी मेहनत करके हम दोनों ने खाना बनाया है, जैसा भी बना है चुपचाप खा लीजिए। भैया, ऐसा करते हैं, सब्जी नहीं खाते, दाल में थोड़ा ऊपर से नमक डालकर खा लेते हैं। खैर, किसी तरह सब लोग वही खाना खाकर सो गए। अगली सुबह फिर से दोनों ने सिर्फ चाय बनाई। दोपहर को उसकी सास फिर से इन दोनों के पास आई। बहू, बच्चों के कपड़े धोने को पड़े हैं, जाकर धो दो, क्योंकि कल पहनने के लिए उनके पास साफ कपड़े नहीं हैं। सासू माँ, हम लोग कपड़े धोएंगे तो अच्छे से साफ नहीं होंगे, फिर कल रात की तरह आप लोग शिकायतें करने लगोगे। हमारे पति ने वॉशिंग मशीन लाकर रखी है, आप जाकर अपने बच्चों के कपड़े धो दो। बचपन से आप ही तो उनके कपड़े धोती आई हो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम दोनों को सीरियल देखने हैं। तो इस तरह दोनों बहुएं घर का कोई काम नहीं करती थी। हर वक्त टीवी सीरियल देखना, किट्टी पार्टी करना, यही सब उन दोनों के काम थे। फिर एक रोज जब सब लोग घर में इकट्ठा थे, तब उनकी सास बोली, अब विक्रम भी शादी लायक हो चुका है और अपने पैरों पर भी खड़ा हो चुका है, ऐसा करते हैं विक्रम की भी शादी कर देते हैं। उसके इतना बोलते ही विनीता बोली, सासू माँ, विक्रम के लिए लड़की हम देखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, घर का कोई काम तो करती नहीं हो, कम से कम यही एक काम कर दो। खैर, अगले दिन दोनों तैयार होकर कहीं जा रही थी, तभी उसकी सास ने बीच में टोक दिया, अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? घर की साफ सफाई करनी थी। सासू माँ, आपको अच्छी तरह पता है कि हम दोनों कामचोर हैं, ये सब आपको ही करना पड़ेगा। फिलहाल हम दोनों पंडित जी से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने विक्रम के लिए एक लड़की देखी है, जाकर उनसे मिल लेती हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग लड़की देखने चलेंगे। चलो अच्छा ठीक है, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी लड़की मिले जो इस घर का काम कर सके और मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। खैर, दोनों देवरानी जेठानी पंडित जी से किसी पार्क में जाकर मिली। देखिए, जिस तरह की लड़की आप दोनों ने कही थी, मेरी नजर में बिल्कुल वैसी ही लड़की है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर भैरवपुर नाम का एक गांव है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ पंडित जी, गरीब लड़की से तो हम जो चाहेंगे वो काम करवा लेंगे, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, हमारे वो पैर भी दबाएगी। खैर, उस लड़की के बारे में उन दोनों ने अपने ससुराल वालों को बता दिया। कुछ दिनों बाद वो लोग लड़की देखने गए। उनका कच्चा मकान था और बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत संस्कारी है, नाश्ता भी बहुत स्वादिष्ट बनाए है, हमें ऐसी बहू चाहिए थी। तो इस तरह विक्रम की शादी ममता के साथ तय हो गई। एक रात विनीता और सुनीता आपस में बातें कर रही थी। हमारा प्लान तो सफल हो गया सुनीता, अब हम लोग सारा काम उस गरीब लड़की से करवाएंगे, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बाहर से खाना मंगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि वो तो हमारे कपड़े भी धो दिया करेगी। ये तो आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया दीदी। उन दोनों की बातें सास ने सुन ली। अच्छा, तो इस वजह से विनीता ने लड़की ढूंढी है, एक बार शादी हो जाने दो, फिर बताती हूँ इन दोनों को। खैर, कुछ ही दिनों बाद ममता और विक्रम की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। पहली रसोई वाले दिन उसने सबके लिए खाना बनाया।
सच में ममता बहू, तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। सारे लोग खाना पीना खाकर सो गए। अगली सुबह सुनीता और विनीता बहुत देर में सोकर उठी और सीधा नाश्ते की टेबल पर आ गई। अरे सासू माँ, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या ममता ने? मेरी छोटी बहू कोई काम नहीं करेगी, वो सिर्फ मेरा और विक्रम का पर्सनल काम करेगी, जैसे कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना। नाश्ता तुम दोनों को ही बनाना पड़ेगा, और सिर्फ चाय ही नहीं, भरपूर नाश्ता चाहिए हमें। ये क्या कह रही हो सासू माँ, ममता नाश्ता क्यों नहीं बनाएगी? इतने सालों से तुम दोनों ने भी तो नाश्ता नहीं बनाया, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप जाओ और नाश्ता बनाओ, वरना घर से निकाल दूंगी। बैग पैक कर दिया है मैंने तुम दोनों का। पहली बार अपनी सास का ये रूप देखकर दोनों बहुएं चौंक गईं। खैर, दोनों किचन में गईं और चाय नाश्ता बनाकर ले आईं। दोपहर को ममता अपनी सास के साथ हॉल में आई तो देखा विनीता और सुनीता टीवी देख रही थी। आज से इस घर में कोई टीवी नहीं देखेगा, जो भी देखना है मोबाइल में देखना। फिलहाल बाथरूम में जाओ और अपने अपने पतियों के कपड़े धो, मेरे कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। सासू माँ, आपको अचानक हो क्या गया है? पक्का ममता ने आपको भड़काया होगा। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो इस घर का काम करना चाहती हूँ, पर सासू माँ मुझसे काम करवाना ही नहीं चाहती। चुपचाप जाओ, कपड़े धो, वरना बैग तैयार है तुम दोनों के। नहीं सासू माँ, चाहती हूँ। दोनों बहुएं बाथरूम में गईं तो देखा वहां से वॉशिंग मशीन गायब थी। फिर से दोनों बाहर आ गई। सासू माँ, वॉशिंग मशीन कहाँ चली गई? हम कपड़े कैसे धोएंगे? वॉशिंग मशीन मैंने कबाड़ में बेच दी है, अपने हाथों से कपड़े धो, यहाँ पर टाइम पास मत करो। सास की कड़क आवाज सुनकर दोनों डर गई। वहीं दूसरी तरफ ममता ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मुझसे दोनों जेठानियों की हालत नहीं देखी जाती, आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बहू, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो इस तरफ सुनीता और विनीता को ही घर का सारा काम करना पड़ता था और दोनों टाइम का खाना भी बनाना पड़ता था। फिर एक रोज उनकी सास ने सबके सामने उनसे कहा, सुनीता और विनीता, मुझे पता है तुम गरीब बहू को इसलिए लाई थी ताकि तुम दोनों से अपनी नौकरानी बना सको। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए मैं गरीब बहू से कोई काम नहीं करवाती थी, सारा काम तुम दोनों से ही करवाती रही। इसका नतीजा ये रहा कि तुम दोनों सारा काम सीख गई। सासू माँ, आपने जो भी किया हमारे भले के लिए किया, हमारा सारा आलस खत्म हो गया। तो ठीक है, आज से ममता भी तुम दोनों का हाथ बटाएगी। उस दिन के बाद तीनों बहुएं मिलजुल कर खुशी खुशी काम करने लगी। आज आप लोग लड़की को देखने फिर मिलेंगे, रेस्टोरेंट आ सकती हैं। हाँ पंडित जी, मुझे तो जल्दी से अपनी छोटी बहू लानी है। इस बड़ी बहू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, एक नंबर की कामचोर है ये। आप लड़की वालों को बता दीजिए, हम शाम को 4 बजे मिलते हैं। शाम को गायत्री अपने परिवार के साथ फिर मिलेंगे रेस्टोरेंट पहुंची, जहाँ नेहा नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की आई। वाह, ये तो कोई सुपर मॉडल लगती है। हाँ, दिखने में तो हूर की परी है, लेकिन क्या ये घर के कामकाज जानती होगी? अच्छा बेटी, क्या तुम घर के कामकाज जानती हो? हाँ, मेरी बेटी घर का सारा काम जानती है। इतना ही नहीं, ये जॉब भी करती है, कभी डे शिफ्ट कभी नाइट। ये बात सुनते ही अनुप्रिया का माथा ठनक गया। है, ये तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर ही गया। अगर ये जॉब पर रहेगी तो मेरा क्या होगा? माँ जी, ये जॉब वाली लड़कियां ना घर का नाश कर देती है, और ये नाइट जॉब भी करती है, तो मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे? कह तो तू ठीक रही है। नहीं, ये लड़की नहीं चलेगी। अपने घर में रात को थोड़ी ना काम करवाऊंगी इससे। माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन हमारी सोच नहीं मिलती। हाँ ठीक है बहन जी, जैसी आपकी इच्छा। जेठानी खुश हुई कि उसके ससुराल में नौकरी वाली देवरानी आने से बच गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई नौकरी करने वाली देवरानी उसके ससुराल में आए, नहीं तो घर का सारा काम उसको अकेले ही करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी सास को भड़का दिया और ये रिश्ता भी टूट गया। कुछ दिन बाद गायत्री अपने छोटे बेटे की शादी की चिंता में उदास बैठी थी, तभी उसकी बहन लता वहाँ आई। क्या बात है मेरी गट्टो, इतना उदास क्यों लग रही है? अरे दीदी तुम आओ। गट्टो, मेरी ननद की एक बेटी है सगुन, बड़ी ही गुणी, सुंदर और संस्कारी लड़की है। कहो तो बात करूं उससे? सच में? तो बात आगे बढ़ाओ ना। अब लता देवी ने बात आगे बढ़ाई और कुछ दिन बाद वो सब लड़की वालों के घर आ गए। देखती हूँ आज कैसी लड़की पसंद करते हैं, अगर मेरे काम की नहीं हुई तो उसको भी चलता करूंगी। संडे को वो सभी उस लड़की जिसका नाम सौंदर्य था उसे देखने गए। सौंदर्य दिखने में तो खूबसूरत थी ही, साथ ही घर के सभी कामकाज भी जानती थी। जेठानी ने तो छूटते ही पहले एक सवाल पूछा, सौंदर्य, नाम तो बड़ा सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन क्या तुम घर के कामकाज जानती हो? जी दीदी, मैं घर के सारे कामकाज कर लेती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा तो ये बताओ, तुम कोई नौकरी तो नहीं करती हो ना? जी नहीं, मैं नौकरी नहीं करती। मैं तो, ये सुनकर जेठानी तो बड़ी ही खुश हुई। बस आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरा सपना पूरा हुआ।
मुझे मेरी पसंद की नौकरानी मतलब देवरानी मिली गई। माँ जी, मुझे ये देवरानी बहुत पसंद है। रौनक और सौंदर्य के परिवार में अच्छी खासी बातें हुई और सौंदर्य आखिरकार सबको पसंद भी आ गई। फिर उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। कुछ महीने बाद सौंदर्य उस घर की बहू बनकर आ गई। उसकी जेठानी और सास ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। लो भाई, अब मैं जेठानी बन गई। इस घर में अब मेरी देवरानी आ गई। अब इस घर के सारे कामकाज मेरी देवरानी सौंदर्य के जिम्मे। अरे बड़ी बहू, कुछ तो शर्म कर। अभी उसे आए हुए कुछ पल भी नहीं हुए और तुम आते ही उस पर काम डालने लगी। अरे माँ जी, वो तो मैं मजाक कर रही थी, अपनी देवरानी की टांग खींच रही थी बस। फिर नई बहू का स्वागत बड़े प्यार से हुआ। शादी की थकावट में सब जल्दी ही सो गए, लेकिन अगली सुबह सौंदर्य जल्दी उठकर जाग गई। ये देख जेठानी बड़ी खुश हुई। हाय, मेरी मेहनत रंग लाई। इतने सालों से जैसी देवरानी की खोज में कर रही थी, वो मुझे अब मिल गई। वाह वाह। लेकिन अगली पल जैसे अनुप्रिया के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। दीदी, आप तब तक कॉफी बना दीजिए, मैं उतनी देर में नहा कर आती हूँ। हैं? अच्छा ठीक है। ये सुनकर अनुप्रिया का माथा ठनक गया, लेकिन फिर उसे लगा कि आज उसका पहला दिन है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने सबके लिए कॉफी बनाई, घर की सारी सफाई की, सबके लिए खाना बनाकर तैयार भी कर दिया। तब जाकर उसकी देवरानी नहाकर और पूजा पाठ करके आई। फिर आकर उसने मीठे में सबके लिए हलवा बनाया। इतना किचन तो मैंने सारा खाना बनाने के वक्त भी नहीं फैलाया जितना इस महारानी ने एक हलवा बनाने में फैला दिया। ऊपर से मैडम कहकर गई है बर्तन मैं साफ करूं, जैसे इसके बाप की नौकर लगी हूँ। सबके साथ खाना खाने के बाद सौंदर्य अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है। अब बेचारी जेठानी पीछे से सारी बर्तन अकेले धोती है। ये अच्छी परेड लगी है मेरी। सोचा था देवरानी आएगी तो आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बैंड बजी पड़ी है। शाम को वो पग फेरों की रस्म से वापस आती है तो जेठानी मन ही मन सोचती है, अब देख बच्चू, कैसे मैं कल से तुझसे सारा काम करवाती हूँ। लेकिन अगले दिन जब अनुप्रिया सोकर उठती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी देवरानी हाथ में बड़ा सा सूटकेस लेकर तैयार होकर खड़ी थी। अरे देवरानी जी, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वो भाभी, मैं और ये हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं और 2 हफ्ते बाद लौटेंगे। ये सुनकर तो अनुप्रिया चुप ही रह गई, लेकिन फिर उसे लगा चलो कोई बात नहीं, अब जहाँ इतना झेला है तो कुछ दिन और सही। अब वो अगले 2 हफ्ते तक घर के सारे कामकाज अकेले करती है और 2 हफ्ते बाद उसकी देवरानी जब हनीमून से लौटती है। ये लीजिए जेठानी जी, ये गोवा की ड्रेस और चॉकलेट्स मैं आपके लिए लाई हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अच्छा वो मैं कह रही थी खाना बना, आप लोग खा लो जेठानी जी, हम तो बाहर से खाकर आए। ये कहकर सौंदर्य अपने कमरे में चली गई। खाकर आए, लेकिन मैं तो बनाने के लिए कह रही थी। बस बहुत घूम ली ना, अब मैं बताती हूँ तुम्हें, जब घर के सारे काम कल से तुम्हें अकेले करने पड़ेंगे। अगले दिन अनुप्रिया जानबूझकर देर तक सोती रहती है। ये देख उसकी सास उसको जगाने उसके कमरे में जाती है। बहू, ओ बड़ी बहू, ये क्या तू अभी तक सो रही है? सुबह के 8 बज गए, घर के काम नहीं करने? क्या माँ जी, अब तो इस घर में छोटी बहू भी आ गई, उस देवरानी से भी करा लो काम। अरे देवरानी तो तब करेगी ना जब वो घर पर रहेगी। हैं? अब कहाँ भाग गई? भाग नहीं गई जेठानी जी, बल्कि जा रही हूँ। लेकिन कहाँ? काम पर। लेकिन तुमने तो कहा था तुम कोई नौकरी नहीं करती। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं कोई नौकरी नहीं करती, बल्कि मैं खुद का बिजनेस करती हूँ। उस दिन आपने मेरी बात पूरी कहाँ होने दी। मेरा खुद का बुटीक है तो वहीं जा रही हूँ। काफी दिन हो गए ना, तो काफी सारा काम पेंडिंग है। और हाँ, आप मेरे खाने की टेंशन मत लेना, मैं बाहर से ही कुछ मंगवा लूंगी। अच्छा माँ जी, आशीर्वाद दीजिए, मैं चलती हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। जीती रहे बहू, जा जा संभल कर जाना। जी माँ जी, बाय बाय जेठानी जी। और तू अब तक क्या बिस्तर पर पड़ी है? चल अब जल्दी से, वो कब से तुझे बुला रहे हैं। कौन माँ जी? तेरे झाड़ू पोछा बर्तन, और कौन? ये कहकर गायत्री देवी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई और बेचारी अनुप्रिया अपना माथा पकड़कर बैठ गई।